Yes, a very good morning to all of you. So first we will take your attendance. Patel Om, Pooja Patel, Kush, Keshvi, Bhumika Goyal, Lisa, Sahil, Tanvi, Dashnika, Steffi, Priyanka, Nirali, Tisha, Anirudh, Kenil, Krupal, Angel, Khushbu, Mitesh, Mayur, Vansh, Dhruv, Sanjana, Chandan, Varshil, Dharmik, लक्ष्य, दीप चौधरी, अभिषेक, नील। हाँ, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, वेरी गुड। भावना, वृत एंड यश। ठीक है, ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंड। आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज काफी स्ट्रेंथ में स्टूडेंट्स आए हैं। आदित्य एसवीवी हैज आल्सो ज्वाइंड। ओके, चलो आज हम थोड़ा रिवीजन कर लेंगे क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स भी आ रहे हैं और जो बच्चे काफी टाइम से नहीं आ रहे उन्हें भी पता चल जाए कि क्लास में क्या चल रहा है। ठीक है, सो अभी तक हमने जो पढ़ लिया है, फोर्थ चैप्टर और थर्ड चैप्टर, है ना। एसवीवी वालों ने आज धूम मचा दी है, वेरी गुड। अभी पीपी सवानी और एसवीवी कंबाइन हो गए तो धूम मचा रहे एक साथ, है ना, मजा आ रहा है एकदम। चलो, सो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी और फोर्थ चैप्टर मैग्नेटिज्म, है ना, पहले हम मैग्नेटिज्म को रिवाइज करते हैं, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे रिवाइज कर लेंगे, एक बार क्विक रिव्यू ले लेंगे कि अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर रिवीजन? यस। पीपी सवानी वालों का पेपर कब है? पीपी सवानी वालों का पेपर कब है? 28 को। ठीक है, तो 28 से पहले पहले आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और जिनका कुछ सिलेबस रह गया है उनका भी कुछ पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो आज हम मैग्नेटिज्म रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिज्म में हमने शुरुआत करी थी, सबसे पहले फटाफट आप सुनते जाना खाली, और जो पॉइंट आपको अच्छा लगे वो नोट करते जाना। ठीक है, आज हम मैग्नेटिज्म को रिवाइज करेंगे। मैग्नेटिज्म की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, आपको पता ही है, मैग्नीशिया नाम के आइलैंड से जो टर्की में प्रेजेंट है, वहां पे मैग्नेटिज्म सबसे पहले डिस्कवर किया गया, है ना। और मैग्नेटिज्म में जो फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने कंट्रीब्यूट किया था उसका नाम था ऑस्टर्ड। ठीक है, ऑस्टर्ड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट
टू कंट्रीब्यूट इन द मैग्नेटिज्म। उसने क्या किया था, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। ऑस्टर्ड ने क्या किया था, एक छोटा सा सर्किट लिया, उस सर्किट में एक बैटरी लगाई और उस बैटरी को कनेक्ट कर दिया एक कंपास नीडल से। ठीक है, तो जैसे ही अब इसमें करंट पास हुआ, तो जैसे ही करंट पास होगा इस सर्किट में, तो उसने देखा कि नीडल का डिफ्लेक्शन हो गया, है ना। अब नीडल का डिफ्लेक्शन हो गया, इसका मतलब ऑस्टर्ड को लगा कि जरूर जब मैंने इस सर्किट में करंट पास किया तो जरूर कोई ना कोई एजेंट यहाँ पे प्रेजेंट है इसकी सराउंडिंग में, जिसने क्या किया, इस नीडल को डिफ्लेक्ट करवाया, है ना। तो नीडल का जो डिफ्लेक्शन है उससे उसको पता चला कि इसके स्पेस में, इसके सराउंडिंग रीजन में ऐसी कोई फील्ड एग्जिस्ट करती है जिसको बाद में नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी हुई और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। कुछ नेचुरल मैग्नेट्स भी हमारे नेचर में पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं लीडिंग स्टोन और लोड स्टोन, है ना। और कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। यस, कौन है ये? बेटा अपना माइक ऑफ कर दो। आज माइक, अगर कोई डाउट है तो बीच में पूछते जाना, ऐसा नहीं है, लेकिन अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉपरली उसको अटेंड करना है। ठीक है, मैग्नेटिज्म पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आपका पूरा रिवाइज करा दूंगा। 2 से 3 दिन में आपके दोनों चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे अगर आप अच्छे से इसको सुनोगे तो। ठीक है, 2 to 3 डेज में हम पूरा एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तो सबने अच्छे से पढ़ रखे हैं। थर्ड और फोर्थ का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा 2-3 दिन में, तो आपके ये 2 चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। फिर हम प्लान कर रहे हैं जैसे थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, है ना, ये 3 दिन आपका रिवीजन चलेगा, आज, कल और परसों। और मंडे से फिर हम अपने जो नया टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा था, अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पार्ट हम कवर कर रहे थे, है ना। लास्ट क्लास में हमने अर्थ मैग्नेटिज्म को डिस्कस किया था, वहां तक मैं आपका रिवाइज करवा दूंगा 3 दिन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद मंडे से आप लोग फिर कॉन्टिन्यूटी में सब आ जाना, और उसके बाद क्लासेस कोई भी मिस नहीं करना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि मेरा कोई भी क्लास मिस ना हो, है ना। सैटरडे को टेस्ट है आपका। सैटरडे को कौन सा डेट है? 26 है ना। 26 को कौन सा टेस्ट है आपका? 26 को कौन सा पेपर है? केमिस्ट्री का। टाइमिंग आपको पता है क्या? आपका दोपहर का टाइमिंग रहेगा ना शायद। टाइमिंग क्या है पीपी सवानी? 10 से 11 का है। चलो ठीक है, अगर सैटरडे को पॉसिबल नहीं हुआ तो हम संडे को क्लास रख देंगे। सैटरडे वाला क्लास हम संडे को रख देंगे। ठीक है, संडे को 1 घंटे का टाइम आप निकाल लेना, 1 आवर का क्लास हम संडे को शिफ्ट कर देंगे। लेकिन संडे तक में हमें दोनों चैप्टर रिवाइज करने प्रॉपरली अच्छे से, है ना, ताकि मंडे को हम अपना कंटिन्यू वाला पार्ट जो हमारा चल रहा है उसको हम आगे कर सके। ठीक है, तो इसका बिल्कुल आप ध्यान लेके चलिए। और एसपी वालों बच्चों को बेटा ध्यान से सुनना है ना, एकदम क्विकली आपके लिए रिवीजन हो रहा है तो आपको बहुत अच्छे से सुनना है और एक एक चीज को नोट डाउन करते जाना है, साथ साथ नोट डाउन करते जाओ। चलो, तो यहां से डिस्कवरी हुई थी मैग्नेटिज्म की, है ना। तो मैग्नेटिज्म की सबसे पहले डिस्कवरी हुई, उसके बाद मैग्नेटिज्म में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के 2 पैरामीटर होते हैं, एक तो उसकी डायरेक्शन होती है ना। वेक्टर क्वांटिटी के लिए 2 पैरामीटर्स होते हैं, वन इज योर डायरेक्शन, अनदर इज योर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए फिर हमारे पास एक रूल है, बहुत फेमस रूल आया जिसको हमने नाम दिया राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास कौन सा रूल है? दैट इज योर राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल सबको पता होगा। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, देखो, जब आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे, सपोज करो आपकी ऐसी कोई कॉइल है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जब आप अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो आपका जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। ठीक है, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल आप सर्कुलर कॉइल पे भी लगा सकते हो, आप स्ट्रेट वायर पे भी लगा सकते हो। अगर स्ट्रेट वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो आप अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में ले जाओगे और अपनी फिंगर्स को देखो, फिंगर्स विल मूव इनटू द प्लेन।
राइट साइड, और राइट साइड अगर आपकी फिंगर्स इनटू द प्लेन जा रही है तो लेफ्ट साइड आपकी फिंगर्स आएगी आउट ऑफ द प्लेन, है ना। दिस इज इनटू द प्लेन, दिस इज आउट ऑफ द प्लेन। तो राइट हैंड थंब रूल बहुत ही फेमस रूल है जो हम स्ट्रेट वायर पे भी यूज कर सकते हैं और करंट कैरिंग कॉइल पे भी यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। यहां तक सब क्लियर हो, मेरे को यस करते जाना, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए आपके कंसेप्ट ये वाले सब क्लियर है, तो हम आगे चलते जाएंगे फटाफट, ठीक है। बिल्कुल भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आगे मूव होते जाएंगे। अच्छा, चलो, अब आपको ये पता चल गया कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का काम तो हमारा हो गया। अब हमें निकालना था इसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फिर से हमारे पास साइंटिस्ट आए। सबसे पहला साइंटिस्ट जो फेमस साइंटिस्ट था उसका नाम था बायोट सेवर्ट, और इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एम्पियर, ठीक है। इसके बाद ये दो फेमस साइंटिस्ट आए, वन इज योर बायोट सेवर्ट एंड वन इज योर एम्पियर, ठीक है। तो डायरेक्शन का तो हमें पता चल गया था मैग्नेटिक फील्ड का, अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना था इसका। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहला साइंटिस्ट आया बायोट सेवर्ट, और बायोट सेवर्ट ने अपना एक लॉ दिया, बायोट सेवर्ट ने अपना एक एक्सपेरिमेंटल लॉ दिया, और बायोट सेवर्ट ने ये बताया कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, the magnitude of the magnetic field is defined as mu naught upon 4 pi I times dl sin theta upon r square। अब ये देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझो तो आपको पता चलेगा। हमने ऐसी एक वायर ली थी और इसमें करंट फ्लो कर रहा था, तो सपोज करो इसमें करंट फ्लो कर रहा है और हमें किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो राइट हैंड थंब रूल से आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनटू द प्लेन जा रही है ना। और मैग्नीट्यूड आपको यहां से पता चल जाएगा बायोट सेवर्ट लॉ से। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि जो आप डीएल एलिमेंट लेते हो दैट इज योर करंट एलिमेंट, जिस एलिमेंट में आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और जो आप थीटा एंगल लेते हो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। This is your position vector which is r, and theta is the angle of dl vector which is your element from the position vector, ठीक है। ये वाला एंगल आपका थीटा होता है। तो हमेशा आपको थीटा के बारे में कंसंट्रेट करना है इस फॉर्मूले में, और अपने डीएल एलिमेंट का ध्यान रखना है। बाकी चीजें तो आपको क्लियर है ही। आर आपका पोजीशन है जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है फ्रॉम द करंट एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज करते थे। इसका वेक्टर फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म भी आप सिंपली लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई टाइम्स डीएल क्रॉस आर, आई टाइम्स डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब आप इसको ओपन करोगे डीएल क्रॉस आर का वैल्यू डीएल आर साइन थीटा, यू विल गेट द सेम रिलेशन, ठीक है। यू विल गेट द सेम रिलेशन, वेरी गुड। यहां तक सब क्लियर हो बायोट सेवर्ट लॉ, है ना। फिर हमने क्या किया था, बायोट सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस डिस्कस किए थे। कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपको बताए थे, जैसे सपोज करो हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना। हमारे पास एक वायर है विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी किसी पॉइंट पी पे। तो मैंने बायोट सेवर्ट लॉ का यूज करके इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और मुझे वैल्यू कितना मिला था। अब आपको याद होना चाहिए, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। सबको रिजल्ट्स याद होने चाहिए, अब आपका एग्जाम आ रहा है, ये सब रिजल्ट्स आपको दिमाग में याद होने चाहिए। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, this is the value of your magnetic field due to infinitely long wire,
ठीक है, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, वेरी गुड। म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। जिसको नहीं याद है वो इधर ही रिवाइज करते जाओ, साथ साथ आपको लर्न होती जाएगी, है ना। म्यू नॉट आई अपॉन 2πr 2-3 बार मेरे साथ बोल लोगे तो आपको अपने आप ये इक्वेशन लर्न हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम डिराइव करने नहीं बैठेंगे, एक बार आपको मैंने डेरिवेशन बता दिया तो आपको समझ जाना है। एवरी टाइम यू डोंट नीड टू डिराइव द सेम रिजल्ट्स अगेन एंड अगेन, आपको खाली पता होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस बायोट-सेवर्ट लॉ वी विल डिराइव दिस रिलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अच्छा, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन था दैट इज ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। अच्छा, अब मैंने वायर को सेमी इनफाइनाइट कर दिया, है ना, तो ये आपकी सेमी इनफाइनाइट वायर हो गई। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी बताओ? इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो सेमी का मतलब होता है आधा, तो जो फाइनाइट इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड आई थी उसकी हाफ हो जाएगी। वेरी गुड, कुश पटेल ने सही जवाब दिया, केशवी राणा ने भी सही जवाब दिया। तो सिंपल आप कर दोगे इसका हाफ ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। देखो इनफाइनाइट की आधी हो जाती है ना, इट इज द हाफ ऑफ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की आपको पता चल गई तो सेमी की निकालने के लिए उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये सेमी इनफाइनाइट की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई। अच्छा, इसके बाद हम आए थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। सपोज करो हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, लेट्स से दिस इज योर फाइनाइट लेंथ AB, और इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट P पे। तो करंट इज फ्लोइंग इन दिस वायर, है ना। तो इसके निकालने के लिए मैंने आपको दो रिजल्ट्स बताए थे, है ना। एक तो मैंने आपको एंगल बताए थे कि आप सेंटर से ये एंगल को θ1 θ2 लेते थे, दिस एंगल इज योर θ2, दिस एंगल इज योर θ1। ठीक है, तो सेंटर से जब आप एंगल मेजर करते हो θ1 और θ2 तो आपको रिजल्ट क्या मिलता था मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू फाइनाइट वायर which is mu naught into I upon 4πr sin θ1 plus sin θ2। ठीक है, sin θ1 plus sin θ2। ठीक है, ये रिजल्ट आपको मिलता था। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ, अब कई बार क्वेश्चंस में वो क्या करता है, हाँ कॉस थीटा वाला रिलेशन भी यूज करने को बोलता है। कई बार वो हमें एग्जाम में ये अल्फा दे देता है। सपोज करो अल्फा का वैल्यू आपको 30 डिग्री दे दिया और ये बीटा का वैल्यू आपको 60 डिग्री दे दिया, आपको θ1 θ2 नहीं दिया, आपको अल्फा और बीटा दे दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, ट्राइंगल को देखना है, सिंपल ज्योमेट्री लगा देनी। तो अल्फा के फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपका ये रिलेशन हो जाएगा। देखो साइन θ2 विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा। साइन θ2 किससे रिप्लेस हो जाएगा? कॉस अल्फा से। और साइन θ1 किससे रिप्लेस हो जाएगा? कॉस बीटा से। इस तरह से आपका रिलेशन मॉडिफाई हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हो कि अल्फा प्लस θ2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सिंपल आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लगा के इस फॉर्म में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो। कई बार एग्जाम में आपको अल्फा बीटा दिया होता है, कई बार एग्जाम में आपको θ1 θ2 दिया होता है, तो अकॉर्डिंग टू द एंगल यू कैन यूज द इक्वेशन। ठीक है, और डायरेक्शन निकालने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इक्वेशन यूज करोगे। अच्छा, इसके बाद हम आ गए थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। तो सपोज करो हमारे पास ऐसी कोई सर्कुलर कॉइल है। अब सर्कुलर कॉइल की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था? सपोज करो r रेडियस की सर्कुलर कॉइल है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। We have to calculate the magnetic field at the center of this coil in which current is flowing in this direction. ठीक है, करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो सेंटर पे अंदर की तरफ जाएगी, राइट हैंड थंब रूल लगा लोगे। ठीक है, अब इसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना मिलता था सेंटर पे?
Yes. What is the value of magnetic field due to circular coil at the center? Yes. सेंटर पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती थी? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, है ना? अगर एक कॉइल है तो आती थी म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r. दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड if there is one coil turn is present, ठीक है, at the center. सपोज करो आपके पास ऐसे n टर्न्स होते, ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास होते इसके ऊपर ही, है ना? if you have n number of turns which are overlapped on this coil, then आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है? आप इसको n से मल्टीप्लाई कर देते, है ना? for one turn it is mu naught I upon 2r, for n turns it will be n into mu naught I upon 2r, ठीक है, at the center. This will be the value of your magnetic field at the center, है ना? इसको भी हमने डिराइव कैसे किया था? बायोट-सेवर्ट लॉ. जितने भी डेरिवेशंस हमने किए थे, सबके डेरिवेशंस के लिए आपके पास एक ही साइंटिस्ट का नाम है, दैट इज बायोट-सेवर्ट लॉ. और अगर दूसरा साइंटिस्ट है तो दैट इज योर एम्पियर्स लॉ, ठीक है? दो साइंटिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, या तो हम बायोट-सेवर्ट लॉ लगाते हैं या तो हम एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, ठीक है? चलो, तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया. इसके बाद हमने क्या किया? सपोज करो आपको कॉइल ऐसा दिया हुआ है, इस प्लेन में दिया हुआ है, और आपको किसी एक्सियल पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना? एक्सियल पॉइंट पे अगर आपको सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ठीक है, तो ड्यू टू दिस कॉइल एट द एक्सियल पॉइंट, सपोज करो इस कॉइल का रेडियस आपको r दिया हुआ है और सेंटर से इसका डिस्टेंस आपको x दिया हुआ, ठीक है? तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता था हमको? इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिलता था वो हमें कितना मिलता था? दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. इस तरह का आपको रिलेशन मिलता था मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट P ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल, ठीक है? अब देखो, अगर आप ये वाला रिलेशन याद रखते हो ना, तो आपको इस रिलेशन से सेंटर पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है ना? अगर आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप x की वैल्यू को 0 पुट कर दो. इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, तो आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए. जैसे आप x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा. तो देखो, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे आपको सेम रिलेशन मिलेगा, है ना? at the center you will get the same relation, that is mu naught I upon 2r, mu naught I upon 2r, ठीक है? तो ये आपका जनरलाइज्ड इक्वेशन है सॉरी, ये आपका जनरलाइज्ड इक्वेशन है. इससे आप दोनों रिजल्ट्स निकाल सकते हो, ठीक है ना? x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा. इट्स सो सिंपल. अच्छा, इसके बाद हमने जो नया एप्लीकेशन डिस्कस किया था दैट वाज योर आर्क, है ना? सपोज करो हमें ऐसा कोई आर्क दिया हुआ है और हमें इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर पॉइंट, ठीक है? इस आर्क की वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर पॉइंट, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? सपोज करो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन. अगेन डायरेक्शन तो आपको पता चल जाएगा बाय राइट हैंड थंब रूल. योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द प्लेन. यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है? अब आपको निकालना क्या है? सपोज करो ये एंगल आपको दिया हुआ है फाई. लेट्स से दिस एंगल इज फाई and the radius of this arc is r, then the magnetic field will be mu naught I phi upon 4 pi r, mu naught I phi upon 4 pi r. ये रिलेशन भी कैसे आता था आपका? mu naught times I into phi upon 4 pi r.
ठीक है, सबको समझ आया? अब ये निकालने का देखो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है, बिना आप बायोट सेवर्ट लॉ के भी इसको निकाल सकते हो। कई बच्चों को ये रिलेशन डायरेक्ट याद नहीं होता, तो आप अगर आपको नहीं याद है तो आप सिंपल क्या करो, सर्कल का आपको पता है, सर्कल की वजह से सेंटर पे कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है, ये पूरे सर्कल की वजह से होता है। तो आप ऐसे करो, जब पूरा सर्कल है तो आपका एंगल कितना होता है, 2 पाई रेडियंस, पूरे सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, तब आपका एंगल होता है 2 पाई रेडियंस। सो जब आपका एंगल दिया हुआ है 5, तो 5 की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यू कैन सिंपली अप्लाई द यूनिटरी मेथड और यहां से आप निकाल सकते हो, तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, म्यू नॉट आई इंटू 5 अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। जब फुल सर्कल होता था तो आपका एंगल कितना होता था, 2 पाई होता था, 2 पाई रेडियंस। तो जब 5 एंगल सबटेंड कर रहा है तब आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यू कैन सिंपली अप्लाई द यूनिटरी मेथड, ठीक है। जिनको नहीं याद रहता तो वो ऐसे निकाल सकते हैं, फाई नहीं थीटा आता है, आप कोई भी एंगल ले सकते हो, फाई ले लो, थीटा ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो, जो आपकी मर्जी है वो ले लो, ठीक है। चलो, इसके बाद हमने देखा था, ये तो हमने बायोट सेवर्ट लॉ से सारे एप्लीकेशन डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद मैंने आपको कुछ अरेंजमेंट्स करवाए थे। सपोज करो आपको इस तरह का अरेंजमेंट दिया है ना, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए। इस तरह का एक सेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको इस तरह का एक सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का रेडियस आपको अलग अलग दिया हुआ है। सपोज करो इसका रेडियस आपको बी दिया हुआ है और इसका रेडियस आपको ए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और ये वाले सेक्शन में भी आपका करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ओ, ठीक है। तो सेंटर ओ पे निकालने के लिए फिर आप देखो वही लॉजिक लगाओगे, पहले आप देखोगे कि ये वाला आर्क जो है कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे। तो देखो ये वाला आर्क आपका जो सेंटर पे एंगल बना रहा है दैट इज योर पाई बाई 2, और ये वाला आर्क आपका सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, विच इज योर 3 पाई बाई 2। तो दोनों की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। सो मैं पहले फर्स्ट वाले आर्क की वजह से निकालूंगा और फिर सेकेंड वाले आर्क की वजह से निकालूंगा। दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो सेम आएगा, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर लो, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन इनटू द प्लेन। सो आप ऐड कर दोगे b1 प्लस b2 विच इज इक्वल टू b नेट, ठीक है। सो दोनों की वजह से अगर आपका डायरेक्शन सेम है तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपके ऐड हो जाएंगे। बस अब आपको रेडियस भी पता है, आपको दोनों का एंगल भी पता है, यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ b1 एंड b2, ठीक है। और सपोज करो आपका करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है ना, एक में क्लॉकवाइज होता है एक में एंटी क्लॉकवाइज होता, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आपका सब्ट्रैक्ट हो जाता, b1 माइनस b2 हो जाता। तो डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और डायरेक्शन का ध्यान आप राइट हैंड थंब रूल से रखोगे। मैग्नीट्यूड के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे और डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड थंब रूल का पूरा ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके बाद हमने एक और एप्लीकेशन डिस्कस किया था, दैट इज योर सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड में क्या होता था देखो, आपकी इस तरह से कुछ विंडिंग होती थी, कंडक्टर के ऊपर हम इस तरह से विंडिंग करते थे कॉइल की, और इसी को हम सोलेनॉइड बोलते थे, ठीक है। अब सपोज करो सोलेनॉइड में करंट आपका फ्लो कर रहा है आई, है ना। तो यहाँ पे वापस आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, तो राइट हैंड थंब रूल से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी। इस तरह से सपोज करो आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल जब आप लगाओगे तो योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, this is the direction of your magnetic field if you apply the right hand thumb rule,
you will get the value of net magnetic field in this direction. अब सोलेनोइड की वजह से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आती थी, that is your mu naught times n into I. अब यहाँ पे आपको n का ध्यान रखना पड़ता था कि यहाँ पे जो n होता था that is number of turns per unit length, इसका आपको ध्यान रखना होता है। n is your number of turns per unit length, ठीक है। सपोज करो आपको वायर की लेंथ दी है 50 मीटर्स और उसमें आपको बोला गया 50 मीटर्स में 1000 टर्न्स है, ठीक है। 50 मीटर्स लेंथ में 1000 टर्न्स है, तो आपका n का वैल्यू क्या होगा 1000/50। n का वैल्यू आपका क्या होगा 1000/50, ठीक है। n का आपको हमेशा ध्यान रखना है। सोलेनोइड में जब भी आप इस इक्वेशन का यूज करते हो तो n को आपको क्या लेना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे 200। समझ आया। म्यू नॉट आपको पता ही है, करंट आपको पता ही है। तो इस तरह से आप इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। और बिल्कुल सेम रिजल्ट हमें टॉरॉइड से भी मिलता था। टॉरॉइड क्या होता है, सेम आप वायर के लूप को सर्कुलर जब कर देते हो, बिल्कुल सेम विंडिंग आप जब सर्कुलर कर देते हो तो वो टॉरॉइड हो जाता, ठीक है। अगर मैंने वायर को इस तरह से लूपिंग करी है सपोज करो, है ना, तो ये आपका टॉरॉइड फॉर्म हो गया। एक तरफ से आपका करंट एंटर हो गया, एक तरफ से आपका करंट एग्जिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जब मैंने लूपिंग करी है देन दिस इज योर टॉरॉइड। और टॉरॉइड के लिए भी आपको सेम इक्वेशन मिलता था। यस, केशवी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना। जील चौधरी हैज आल्सो ज्वाइंड। तो टॉरॉइड के लिए भी हमें बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलती थी और उस मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी, दैट इज म्यू नॉट इनटू n into I. Again n is your number of turns per unit length. Always keep in mind, क्योंकि जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो ये n का ध्यान नहीं रखते। n हमेशा ध्यान रखो टॉरॉइड के केस में और सोलेनोइड के केस में n is your number of turns per unit length, ठीक है। अच्छा, सपोज करो आपको सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड दे दिया, तो ये इनफाइनाइट सोलेनोइड आपका होता था। जब आपका इनफाइनाइट सोलेनोइड होता था तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती थी, म्यू नॉट एन आई। अब सपोज करो आपको सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड दे दिया, सेमी इनफाइनाइट के लिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड, ठीक है। तो हमें सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड का भी रिजल्ट पता चल गया। इसके बाद हमने डिस्कस किया था एम्पियर्स का लॉ। तो एम्पियर्स का लॉ क्या करता है, दो लॉ थे, एक तो बायोट सेवर्ट लॉ और दूसरा एम्पियर्स लॉ, ठीक है। एम्पियर्स लॉ क्या करता है, वो बायोट सेवर्ट लॉ में जो इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस है उसको रिड्यूस कर देता है ना। एम्पियर्स लॉ क्या करता है, बायोट सेवर्ट लॉ का जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको कम कर देता है। अब कैसे कम करता है वो देखो। सपोज करो ये हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, दिस इज अवर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और हमें वापस मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट सम पॉइंट P। तो हमने क्या किया, एक ऐसा सर्कुलर रीजन बना लिया और इस सर्कुलर रीजन में करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। अब हमने यहाँ पे बायोट सेवर्ट लॉ लगाया। तो बायोट सेवर्ट लॉ क्या बोलता है, इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl which is equal to mu naught times current enclosed, म्यू नॉट टाइम्स आपका करंट एनक्लोज्ड। अब सपोज करो ये आपका रेडियस दिया हुआ है, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर रीजन, और इस रीजन पे, है ना, ये वाले आपको लेंथ पे, ये जो सर्कुलर लेंथ है, इस पाथ को मैं नाम दे देता हूं m। सपोज करो आप वो इस पाथ में इंटीग्रेशन करना है, तो इस पाथ के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि करंट आपका कांस्टेंट है। इफ करंट इज कांस्टेंट योर मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। सो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो यू विल गेट B into integration of dl which is equal to mu naught times
करंट एनक्लोज कितना है बताओ? करंट एनक्लोज आपका आई है, ठीक है। तो यहां से आपको सिंपली डायरेक्टली आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, अब डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, है ना। सपोज करो ये आपका डीएल वेक्टर है और इस वेक्टर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम, है ना। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट एंड दिस इज योर डीएल वेक्टर, ठीक है। तो जब आप डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वापस सेम रिजल्ट मिल जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो एम्पियर्स लॉ ने क्या किया, बिल्कुल सेम रिजल्ट्स हमें देने स्टार्ट किए और हमारा मैथमेटिकल पार्ट को उसने सेव किया। बायोट सेवर्ट लॉ अगर मैं यहाँ पे लगाता तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ता और इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। सो मैंने एम्पियर्स लॉ लगाया और डायरेक्टली आंसर निकाल दिया, ठीक है। सब लोग क्लियर हो यहां तक? बायोट सेवर्ट लॉ से अच्छा मैंने एम्पियर्स लॉ लगा। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ यूज करते थे, है ना, तो गॉस लॉ आपको इंटीग्रेशन से बचाता था, है ना, इंटीग्रेशन से सेव करता था। तो जैसा आपका गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, वैसे ही मैग्नेटिज्म के लिए आपका एम्पियर्स लॉ है, ठीक है। तो इस तरह से हम